तो हेलो दोस्तों, आज हम क्या जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर कैसा टॉपिक है? तो फॉर बोर्ड, ओके, बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, तो हम आज ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का ही है और ये आपका बहुत ही लास्ट लेक्चर है, मान लीजिए आप ऐसा मानिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको एक ही लेक्चर और दी जाएगी और आपका प्रत्यावर्ती धारा ख़त्म हो जाएगा और हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद दोनों पार्ट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दोनों चैप्टर के, और हम फिजिक्स सेकेंड में प्रवेश कर जाएंगे। और फिजिक्स सेकेंड को हम जल्द से जल्द सितंबर तक ख़त्म करना चाहेंगे। ओके, और आपको प्रीवियस पेपर दी जाएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे, मज़ा करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप 90+ नंबर आराम से ला सकते हैं फिजिक्स में। और जितना आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, तो 40 प्रीवियस पेपर देने वाला हूँ और 40 प्रीवियस पेपर से एबव जा सकता है, लेकिन उससे लेस कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। उससे एबव ही मैं जाऊँगा, 40 से ज़्यादा ही जाऊँगा। मतलब यदि एक प्रीवियस पेपर को मैं 2 दिन में सॉल्व करता हूँ तो 80 दिन में हमारे पास 40 प्रीवियस पेपर सॉल्व होंगे। ओके, तो देन इसका मतलब यदि सितंबर में मैं कोर्स समाप्त भी करता हूँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में मैं आपको प्रीवियस पेपर का 40 सेट सॉल्व कर पाऊँगा। ओके, डन। और एक मंथ जो बचेगा आपके पास जनवरी, उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवीजन में लिख जाएंगी और आपका फरवरी चल जाएगा एग्ज़ाम में। ओके, तो उस एग्ज़ाम में भी आपको इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराई जाएंगी, इम्पॉर्टेंट थ्योरी, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएंगी। देन हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम जानते क्या है ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर होता क्या है इसके बारे में हम जानिए। आपने ट्रांसफार्मर लगा हुआ तो हर जगह देखा होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपका जो लाइट आता है उस वहाँ भी आपके घर के आसपास या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर्स के रेंज में ही ट्रांसफार्मर होते होंगे। ओके, तो आपने उस ट्रांसफार्मर को देखा होगा, तो दैट्स वही ट्रांसफार्मर यहाँ भी रहता है, बस उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को जानने के लिए आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि इसमें क्या होता है कि यदि उच्च धारा है और निम्न वोल्टता है, उच्च धारा है निम्न वोल्टता है, तो उसको वो कम धारा उच्च वोल्टता में परिवर्तित करेगी, और यदि निम्न धारा और उच्च वोल्टता है तो उसको उच्च वोल्टता निम्न धारा में परिवर्तित करेगी। ओके, यदि निम्न धारा को और उच्च वोल्टता हो तो किसे परिवर्तित होगी? उच्च धारा निम्न वोल्टता में, और यदि उच्च धारा और निम्न वोल्टता है तो वो किसे परिवर्तित होगी? कम धारा मतलब निम्न धारा और उच्च वोल्टता में वो परिवर्तित होगी। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यही क्या है, यही ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक है, यही ट्रांसफार्मर की परिभाषा होती है। और रही पार्ट्स कि इनके कितने पार्ट्स होते हैं, तो इनके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपके पास ऊंचाई और दूसरा क्या होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। देन हम यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर राइट करते हैं। ओके, जैसा देख सकते हैं मैंने लिखा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे आपके पास अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करती है, इसका यूज आता नहीं, ठीक है। मतलब क्या होता है, उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा, मतलब निम्न विद्युत धारा और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर करती है। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करती है? ये उच्च विभव और निम्न विद्युत धारा को निम्न विभव उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करती है। दैट्स अपोजिट। यदि आप इसका लर्न कर रहे हैं तो इसका आपको गारंटी 100% मैं दे रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाएगा। कैसे लर्न होगा, तो ऐसा जानिए कि यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या हो, उच्च हो, तो क्या हो जाएगा, उच्च प्रत्यावर्ती
धारा, ठीक है। और क्या, निम्न विभव या वोल्टता, ठीक है। क्या होता है इसमें कि उच्च प्रत्यावर्ती धारा और निम्न वोल्टता या निम्न विभव को कहाँ प्रतिस्थापित किया जाता है, निम्न प्रत्यावर्ती धारा और उच्च विभव में परिवर्तित किया जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर में। और अक्षाई में क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा वहाँ पे कि निम्न प्रत्यावर्ती धारा और उच्च विभव को उच्च प्रत्यावर्ती धारा और निम्न विभव में परिवर्तित किया जाता है। इसका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए। ओके, हम अब रचना के बारे में जानेंगे। आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, आप देखिए, समझिए। ओके, रचना, अब इसकी रचना कैसे की जाती है। रचना मतलब कुछ नहीं होता है कि बनाना रहता है, ठीक है। और इस रचना के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इसका डायग्राम्स होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो देखेगा। ओके, और जो मैं अभी बोलूँगा रचना के बारे में, वो चीज़ें भी आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिखेंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताया क्या कि उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, या एग्ज़ाम में यदि नहीं पूछी जाती है, एग्जामिनर 100% श्योर होता है ये टॉपिक उठाता है। और ये आपका प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यदि आप किसी चार्ट पेपर पे बनाते हैं तो चार्ट पेपर पे आपको ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा, या प्रत्यावर्ती धारा जनित बनाइए, या चौक कुंडली बनाइए। तो यहाँ इसी चैप्टर से आपको 3 टॉपिकें मिल जाती हैं, चौक कुंडली, ट्रांसफार्मर, प्रत्यावर्ती धारा, ये 3 टॉपिकें आपको मिल जाती हैं। तो तीनों टॉपिकों को प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है, और तीनों टॉपिकें बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके लिए प्रैक्टिकल में ज़रूर एग्जामिनर पूछता है। यदि किसी कारणवश नहीं आ रहा बोर्ड एग्जाम में तो उसको छोड़िए, बट एग्जामिनर जब आएगा ना तो गारंटी दे रहे हैं ना, वो ये चीज़ें पूछता है, ठीक है। कभी भी कोई एग्जामिनर ये चीज़ें, ये टॉपिक ज़रूर उठाएगा, 100% श्योर होता है, यदि आप आजमा करके ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो रचना के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक लोहे की क्रोड होती है और एक सिलिकॉन, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि इनके अंदर लौह चुंबकीय का गुण होता है। तो सिलिकॉन हुआ, और मैंने क्या बताया कि कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा और सिलिकॉन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनमें लौह चुंबकीय का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनका यूज कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में। तो इन दोनों का यूज कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में। और ये किस तरह की होती हैं, तो ये एक आयताकार होती हैं, ठीक है। ये आयताकार इनकी आकृति होती है। और जैसा कि आप देखेंगे कि यदि आप क्या कहते हैं, स्टेबलाइजर जो होता है उसको यदि आप खोले होंगे, जो घर में होती छोटी छोटी, तो उसमें एक ऐसे करके बना होता है, ठीक, ऐसे रहता है, ठीक है। बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, और इसी तरह की पट्टियाँ ढेर सारी लगी होती हैं। ढेर सारी पट्टियाँ क्या होती हैं, यहाँ है, इसके ऊपर एक और पट्टी, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, ऐसे लगी होती हैं पट्टियाँ, ठीक है। यदि आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह लगी होती है, देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे रहती हैं, तो उसी को ट्रांसफार्मर का दिया गया नाम, ठीक है। तो वही आपका स्टेबलाइजर में भी एक ट्रांसफार्मर इतू सा होता है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है इसमें, और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों चीज़ें लगी होती हैं, कच्चे लोहे और सिलिकॉन, क्योंकि इनके अंदर लोह चुंबकीय गुण होता है। और रही बात यदि इसमें फेरों की और इसमें एक कुंडली में क्या, तांबे की क्या होती है, लपेटी रहती, तांबे की जो पतली तार होती है वो क्या होती है, लपेटी रहती है, ठीक है। और उसे हम प्राथमिक कुंडली का नाम देते हैं। और जस्ट उसके सामने भी क्या होता है कि एक उसमें भी जस्ट सामने आपके
तांबे की तार लपेटी रहती है उसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। और यदि प्राथमिक कुंडली में बात की जाए तो इसमें क्या होती है, फेरों की संख्या क्या रहती है, फेरों की संख्या एनपी से क्या होती है, ज़्यादा। मतलब क्या कि फेरों की संख्या क्या होती है इसमें सेकेंड वाले में ज़्यादा रहती है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में। ओके, और यही काम यदि की जाए आपका द्वितीय कुंडली में तो ये चीज़ें क्या होती है, ऐसे लेस हो जाती है। ठीक, तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है कि एनपी मतलब फेरों की संख्या, प्राइमरी फेरों की संख्या सेकंड वाले में क्या हो जाती है, कम रहती है। ठीक है, तो ये सेकंड कुंडली के लिए कंडीशन होता है और ये फर्स्ट कुंडली की कंडीशन होता है। जो चीज़ें मैं बोली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वो देखिए और राइट करिए। ठीक है, अब हम इसकी कार्यविधि के बारे में जानते हैं और आप रचना देखते रहिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, ओके। कार्यविधि, कार्यविधि के बारे में अब हम जानते हैं। डन, ओके। ठीक है, तो इसके लिए भी डायग्राम आप देख रहे होंगे, वही डायग्राम में शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि मानिए कि हम इसमें प्रत्यावर्ती धारा जैसे ही प्रवाहित करें, जैसे ही हम इसमें धारा भेजें, ओके, तो इसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। अब प्रेरित वैद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये स्वप्रेरण है। पहले कंडीशन में हम स्वप्रेरण देखते हैं। ठीक है, और स्वप्रेरण क्या होता है, जो है कि स्वयं क्या होता है उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये कंडीशन आप जानिए, जब स्वयं उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये जानिए क्या कि उसमें यदि स्वयं प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे उसमें जो परिवर्तन की दर है वो भी क्या होगी, डेल फाई अपॉन डेल टी। ओके, और क्या, और फेरों की संख्या यदि हम देखें तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हम क्या लेते हैं, एनपी लेते हैं। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे एनपी। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं इससे, इक्वेशन 1। देन अब क्या बात करेंगे, अब प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के लिए ये कंडीशन कब होता है, अन्योन्य प्रेरण के कारण होता है। मतलब स्वप्रेरण क्या होते हैं, अन्योन्य प्रेरण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा तो 100% श्योर होती है, बोर्ड में आएगी, और नहीं मालूम तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। ओके, तो क्या कि आप जानेंगे क्या कि अन्योन्य प्रेरण मतलब पहली कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में जो परिवर्तन होगा। आपको डायग्राम दिख रही होगी कि ऊपर कुंडली होगी और नीचे भी कुंडली होगी। ओके, तो उसमें के कारण जब उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा एन एस, क्या हो गया यहाँ पे एन एस लेंगे। ओके, डेल फाई अपॉन सेकेंड कंडीशन। ओके, अब दोनों कंडीशनों से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड से, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, यदि हम क्या करते हैं इसको, 1 सेकेंड, इसको यदि मैं मान लो क्या ईपी, ओके, क्या मानेंगे हम यहाँ पे यस या हो गया, ठीक है, ये चीजें हम मान लेते हैं। ना, ये तो पहली कुंडली में हो रहा है ना, और ये इसमें, ठीक है, ओके। अब क्या यदि हम देखें तो ये डेल फाइव अपॉन डेल टी, डेल फाइव अपॉन डेल टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ई पी अपॉन ई एस इक्वल क्या आ जाएगा, एन पी अपॉन एन एस। और ये जो एन पी और एन एस मैं रख रहा हूँ ना, ये कहाँ रहेगा, ये बेस में रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ओके, डन। और इसमें क्या रहे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो, यदि कुंडली का प्रतिरोध है क्या है, नगण्य है, तो ऊर्जा का क्षय तो नहीं होगा। ठीक है, यदि ऊर्जा का क्षय नहीं होगा तो किसके बराबर होगा, ये विभवांतर Vp के बराबर होगा। किसके,
वीपी के बराबर होगा, ठीक है। और रही बात कि ये जब विभवांतर वीपी के बराबर रहेगा और इसके अतिरिक्त यदि हम द्वितीय कुंडली क्या यदि इसके अतिरिक्त हम क्या देखें कि द्वितीय कुंडली में भी आपका यदि खुला रहे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, अत्यधिक होगा। यदि इसका प्रतिरोध अत्यधिक होगा तो इसमें भी क्या होंगे, तो इसका विभवांतर क्या होगा, Vs होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये Vs के बराबर होगा। तो देन बात वही पड़ा कि ES किसके बराबर, Vs के, और EB किसके बराबर हो गया, VP के। और यदि आप इसको चेंज करेंगे तो ये अपॉन इसको ऊपर कर दीजिए तो ES अपॉन EP देन इक्वल NS अपॉन NP, ओके। और क्या कि NS आपका किसके बराबर है, सॉरी 1 सेकेंड, NS ES किसके इक्वल है, Vs के, और ये भी किसके बराबर है, VP के, ओके। देन जब ये दोनों क्या हो, इनके इक्वल में आ जाए तो ये इक्वल किसके होगा, ये R के, ओके। अब देखिए R क्या है यहाँ पे भैया, तो R हम क्या जानते हैं, R इक्वल क्या है, ये परिणमन काल है, क्या, परिणमन अनुपात है, ओके। परिणमन अनुपात है, परिणमन अनुपात है। अब ये कैसे परिणमन अनुपात, देखिए कि जब भी इनका अनुपात हुई, 1 सेकेंड, यहाँ पे EP भी रहेगा, ओके डन। क्या कि R इक्वल परिणमन अनुपात, ये भी पॉइंट है भाई, ये भी पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि मान लीजिए आपका ये ES अपॉन EP, NS अपॉन NP और VS अपॉन VP क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। R है क्या यहाँ पे, परिणमन अनुपात है। तो ये टॉपिक आप जाने कि R को हम यहाँ परिणमन अनुपात कहते हैं। एग्जामिनर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पूछता है, ठीक है, एग्जामिनर जब आता है प्रैक्टिकल लेने, ओके। तो ये चीज़ आप जानिए कि इसको क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं, डन, ओके। अब जानिए क्या कि इसमें इनकी दक्षता ईटा इक्वल, अभी एक दक्षता इनकी तो मैं बताऊंगा, इसका बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मतलब कितनी निर्गत शक्ति है और कितनी निवेशी शक्ति है, वो भी आपके किसके इक्वल हो जाती है, दक्षता के, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, ओके। तो ये चीज़ें आपको जाननी है। अब यदि मान लीजिए कि R का मान क्या आ जाए, 1 हो जाए, या 1 से कम रहे, परिणमन का अनुपात क्या रहे, 1 से कम रहे, तो क्या कंडीशन आपके पास आएगा, यदि क्या रहे 1 से अधिक है और अक्षाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है। क्या कि यदि उसके लिए ऊंचाई के लिए 1 से अधिक और अपचाई के लिए 1 से ये क्या होते हैं, कम होते हैं, दैट्स ओके डन। तो ये चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, जो मैंने बोला है आप लिख सकते हैं। और यदि बात रही कि यदि पहले कंडीशन देखा जाए तो यहाँ पे यदि क्या हो जाए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की अधिक रहे, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आता है, तो उसके लिए आपका VS किसके कंडीशन में आता है, ये VP के, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए होता है। और यदि VS लेस देन VP, ओके, तो ये आपके किसके बराबर होता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए होता है, ओके। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए और ये अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए होता है, ठीक है। R का मान ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से अधिक होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर में R का मान मतलब परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। ये टॉपिक है आपको लिखने के लिए, और जितनी चीज़ें मैंने बोला वो सब आपको स्क्रीन पे दिखेगी। आप स्टेप वाइज उसको आप नोट करते रहे, स्टेप वाइज आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ओके। नोट करिए फटाक से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा जहाँ तक हमको भरोसा है। तो इसमें क्या होते हैं, इनमें यदि हम देखें कि निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, ठीक है। निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति क्या होते हैं कि, और यदि देखिए क्या होता है ट्रांसफार्मर में कि निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति में ये जानिए कि पहले आप ये जानना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर में हम केवल वोल्टता को घटा और बढ़ा सकते हैं, शक्ति में तो नहीं छेड़खानी यहाँ पे की जा रही है, लेकिन P बराबर VI भी तो होता है कि नहीं, दैट्स ऑल, ओके। तो ये चीज़ें आपको जाननी है कि यहाँ पे हम वोल्टता में ज़्यादा छेड़खानी करते हैं ट्रांसफार्मर में, कि वोल्टता को उच्च और निम्न किया जाता है, ठीक है, ओके।
और रही अब शक्ति के बारे में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशित शक्ति क्या होती है अधिक, और निर्गत शक्ति क्या ली जाती है वहाँ पे द्वितीय द्वितीय कुंडली में निवेशित शक्ति ली जाती है। ओके डन, मतलब सॉरी, प्राथमिक कुंडली में आपको निवेशित शक्ति ली जाती है और द्वितीय कुंडली में निर्गत शक्ति ली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों किसके बराबर, ये इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होते हैं। ओके, ये चीज़ें मैं इरेज करता हूँ थोड़ी सी, ये चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि निवेशित शक्ति प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में निर्गत शक्ति ली जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या, यदि शक्ति की बात की जाए तो पी किसके बराबर हो जाएगा, बेस में पी और पी एस के, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया। और पी बराबर वी आई, वो भी मैंने अभी बताया। तो पी यहाँ बेस में है तो यहाँ पे क्या रहेगा, वी पी इंटू आई होता है। ठीक है, और बेस में भी पी रहेगा, और यहाँ पे भी वही काम यहाँ पे भी रखेंगे। ओके, तो देन यदि मैं आई को एक साथ कर लूँ, वी को क्या कर लूँ, एक साथ कर लूँ, तो आपका वी पी अपॉन वी एस इक्वल किसके आ जाएगा, आई एस अपॉन आई पी के। डन, ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी कि नहीं, एकदम आ जाएंगी। ठीक है, और ठीक, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए मैंने अभी तुरंत बताया है कि कौन सी कंडीशन होती है विभवांतर के लिए, बताइए। तो अभी मैंने बताया है ये कंडीशन है, और ऊंचाई के लिए तो आप जानते हैं, अभी भी वो भी मैंने ही बताया अभी तुरंत। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ये कंडीशन आपके पास आता है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे वी पी लेस देन वी एस। ओके, ये कंडीशन रहेगा। तो ये, और जब ये मान लीजिए कि वी पी क्या हो वी एस से, ऐसा कंडीशन रहे, तो यही काम यहाँ भी पड़ेगा, आई पी और आई एस रहेंगे। ओके, बट ये कंडीशन ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कहने का मतलब ये है कि यदि प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता है, ठीक है, उसको वो क्या कर देगा, और ज़्यादा कर देगा। ठीक है, धारा की मान को नहीं, वोल्टता को क्या कर देगा, वो हाईएस्ट कर देगा, ज़्यादा कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, उसको ज़्यादा कर देता है प्राथमिक कुंडली, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि उसको 10 गुना से कर देता है। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बोली वो दिख रहा है। अब क्या है, अब उनके हम उपयोग के बारे में, ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, देन लेक्चर समाप्त होता है। ओके, फटाक से आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखे हैं ट्रांसफार्मर के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि जहाँ बिजली बन रही है, ठीक है, वहाँ से उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, हम किसके कहते हैं, तारों के प्रतिरोध के पर डिपेंड करता है और उसकी धारा पे। ठीक है, ओके, तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं, दो चीज़ें जो होती हैं जो कि क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब तो पहला तो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रतिरोध पर। किस पे, प्रतिरोध पर यदि पहला डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रतिरोध पे डिपेंड कर रहा है तो प्रतिरोध का फार्मूला आर बराबर क्या होता है, तो एल अपॉन ए। ठीक, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, और ये एल आपकी लंबाई है और ये क्या आपका क्षेत्रफल है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एल लंबाई को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए लंबाई को नहीं देखा जाता है, हम उसके क्षेत्रफल को देखते हैं ना। मतलब हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाते हैं, और क्षेत्रफल जब बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या किया जाता है, घट जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हमको मोटे तार की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब मोटा तार की आवश्यकता होगी तो आपका क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आपको मोटा तार चाहिए तो सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका, तो मतलब कि यदि गोला तार तो होता ही है, ठीक है, तो आर यदि आप ज़्यादा कर रहे हैं तो आर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ए बराबर। ठीक है, तो मतलब क्या कि आर की त्रिज्या की मान बढ़ाई जाती है, तो मतलब क्षेत्रफल उसका बढ़ाया जाता है, तो आर क्या किया जाता है, वो घट जाता है। जिससे उपभोक्ता तक हम क्या करते हैं, उसको
अपनी बिजली को पहुंचा सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। अब क्या जानते हैं कि यदि और यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आप यदि उससे जाने से पहले धारा वर्ग से जाने से पहले कि यदि आप मान लीजिए कि उपभोक्ता तक बिजली तो पहुंचा रहे हैं, परंतु उसमें क्या होता है कि आई पे डिपेंड करता है, और यदि वो जा रहा है तो उसमें ऊष्मा तो कुछ वह हो रही होगी, ऐसी तो बात है नहीं कि उसमें वह नहीं होगी, ऊष्मा तो वह होना है, ऊष्मा का ह्रास हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एच बराबर आपके पास क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, ये चीज़ें जानिए, ये आपका धारा के वर्ग के लिए, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आपको अभी शो हो जाएंगे स्क्रीन पे, आप एकदम नॉर्मल सा आप लिख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे क्या हो जाएगी ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आज एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाए आपके समानुपाती हो जाए, क्या हो जाए समानुपाती हो जाए, मतलब एच समानुपाती किसके हो जाए आई स्क्वायर के, ठीक है, ओके। तो एच समानुपाती हो जाए आई स्क्वायर के, तो आपका आई बराबर पी अपॉन वी होता है, ये भी आप जानते होंगे, ये तो आप जानते हो क्योंकि P बराबर V है तो I बराबर P अपॉन V, ओके। तो और यहाँ से भी आपका कि I किसके बराबर, I किसके समानुपाती हो जाता है 1 अपॉन V के। मीन्स क्या होगा कि यदि विभवांतर हमको, यदि धारा ज़्यादा है तो विभवांतर क्या होगा, कम होगा, लेकिन विभवांतर ज़्यादा है तो धारा कम होगी, ठीक है। तो विभवांतर जब ज़्यादा है तो धारा कम होगी, और धारा जब कम होगी तो क्या होगा, ऊष्मा भी कम वह होगा, ठीक है। जैसे विभवांतर ज़्यादा करेंगे धारा कम होगा, और धारा यदि कम होगा तो आपका ऊष्मा भी क्या होगी, उसका भी वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं कि हानि के बारे में, तो हानि के लिए आपका इसमें क्या होता है कि ज़्यादा नहीं कुछ पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चीज़ें पूछी जाती हैं कि लोह का हानि होता है, मतलब जो उसमें लोहे यूज किया जाता है उनकी हानि होती है, और शैथिल्य हानि होती है, और चुंबक की भी कुछ वहाँ पे हानि होती है, ठीक है। बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत कम है, इसके बारे में कुछ नहीं जानना है, ठीक है। दैट्स आपका यहीं पे सॉल्व होता है, और इनके उपयोग को जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ठीक है, ओके। तो दिख गया होगा आप सभी को स्क्रीन पे, हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भर भर के इम्पॉर्टेंट है, ओके। दैट्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, पहली बार यदि आप आए हैं तो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।